हाय दोस्तों, आज हम आलोक प्रकाशन का केमिस्ट्री क्लास 9th का बुक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखते होंगे हेडिंग में, हमारे आसपास के पदार्थ। और आगे हम इनको बढ़ाते हैं। यहाँ देखते हैं हमें हमारे आसपास की जो पदार्थ हैं, इस चैप्टर में जो क्लास की 9th है, पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या कहते हैं, सिर्फ पदार्थ के बारे में हमें अध्ययन करना है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। हम इस बुक को अध्ययन करते हैं। किसी को पढ़ने में या परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो इनको हम एक एक बातें को यहाँ हम समझाते हैं, समझा करके देखते हैं जो क्या है इस किताब में और क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ हमारे आसपास की, यहाँ लिखा हुआ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारे आसपास की पदार्थ। यहाँ लिखा है हमारे आसपास की पदार्थ, आप लोग देखते होंगे जो क्या लिखा हुआ हमारे आसपास की पदार्थ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ, अब चलिए हम पढ़ते हैं किताब को। यहाँ है आपके हाथ में ए बुक ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 किताब है। मान लीजिए आप किताब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके हाथ में क्या है, किताब है, कलम है, बैग है। देखते हैं लिखा हुआ है सभी किताब कॉपी, दुनिया में जितना चीज़ हम जितना वस्तुएं देखते हैं सभी क्या है, पदार्थ हैं। जैसे बेंच, हम बैठते हैं बेंच पे, यहाँ देखिए बेंच स्पष्ट लिखा हुआ है, कुर्सी लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, डेस्क लिखा हुआ है, फोल्डिंग, जूता, चप्पल, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। और कपड़ा भी पदार्थ है, जो हम पहनते हैं कपड़ा है, वो भी क्या है, पदार्थ हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ से क्या है, बनी हैं। यहाँ लिखा हुआ सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। देखिए वैज्ञानिक ने तारे, सूर्य, चंद्रमा, पशु, यहाँ लिखा हुआ तारे, सूर्य, चंद्रमा, पशु, पक्षी, पौधे, बालू कण, जल की बूंदे इत्यादि, ये सभी पदार्थ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किताब और कॉपी, कागज, टेबल, डेस्क, बेंच, ये सब सभी क्या है, पदार्थ से बनी है। ये जो पदार्थ से बनी है ये वस्तुएं हैं। कुर्सी, पलंग, चौकी, लकड़ी, साथ साथ लोहे की कांटी, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। चलिए अब देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। देखिए पदार्थ की परिभाषा जानने से पहले जान लीजिए कि कुर्सी, पलंग, चौकी आदि लकड़ी के साथ साथ लोहे की कांटी से बनी होती है। इनमें प्रत्येक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ये कह रहा है इनमें प्रत्येक में कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जहाँ हम टिक लगाते जाते हैं आप वहाँ वहाँ देखते जाइए, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इसमें कहीं भी रखने पर, यहाँ देखिए कहीं भी रखने पर यह कुछ स्थान घेरता है। जिसको स्थान जो घेरता है उसी को क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्थान घेरने को ही क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। इसे स्पर्श करने पर हम इसकी आकृति, रुखरापन आदि अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये जो है कह रहा है, इसे स्पर्श करने पर, अगर हम कॉपी को छूते हैं तो इसे स्पर्श करने पर हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या होता है, यहाँ ज्ञानेंद्रियों लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या होता है, स्पर्श होता है। जैसे हम छूते हैं तो ये छूते हैं तो मेरे हाथ में चमड़ा है, ऊपर में क्या है, स्किन है, स्किन पे टच होता है, स्किन पे टच होता है तो हम समझ जाते हैं, ये रुखड़ा देख करके या पहचान करके ये हम पहचान लेते हैं ये बुक है। अगर आंख बंद कर लीजिए, आपके आगे में कोई वस्तु दे दे या किताब दे दे, आपकी आंख बंद जब करते हैं तब आपको क्या, अगर छू करके आप बता सकते हैं। अगर लोटा दे दे तो कह दीजिएगा ये क्या है, लोटा है। अगर बाल्टीन दे दे तो ये कह दे दीजिएगा क्या, ये बाल्टीन है। तो पदार्थ उसे कहते हैं। अब देखिए ये चीज़ हम समझ गए हैं। पदार्थ क्या होता है, कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ देखिए अब अपने से हम परिभाषा हम बना सकते हैं। पदार्थ क्या है, कुछ स्थान घेरता है। उसमें स्थान घेरता है तो आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्थान घेरने को ही आयतन कहते हैं। कुछ कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और हम अपने और उसको जो है हम अनुभव जो करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चलिए पदार्थ की परिभाषा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। परिभाषा कैसे, पदार्थ उसे कहते हैं, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो,
तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चलिए हम ये देख लेते हैं जो ज्ञान चलिए अब हम ये समझ लेते हैं ज्ञानेंद्रियां कितने होते हैं। ज्ञानेंद्रियां दोस्तों 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियां कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए हम पहले जूम कर लेते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियां है ये क्या तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे आँख, क्या हुआ? आँख हो गया, आँख। उसके बाद देखिए, एक आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये त्वचा यहाँ लिख देते हैं, स्पष्ट नहीं लिखा गया है। ये त्वचा हो गया। उसके बाद आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 ठो हो गया। ये सभी क्या हैं? ये पदार्थ, ये सभी क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सभी क्या हैं? ये जो ज्ञानेंद्रियां यहाँ लिखा हुआ है ये सभी क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इनको अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पदार्थ की परिभाषा जान लिए। पदार्थ उसे कहते हैं, फिर से देख लेते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, मिट्टी, वायु, जल, तांबा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कौन चीज़ को पदार्थ नहीं कहेंगे? ये चीज़ लिखा हुआ है, वैसी चीज़ें जिनमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वैसी चीज़ें जिनमें न तो द्रव्यमान होता है और न स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे मैत्री, यानी मैत्री का मतलब होता है मित्रता। मैत्री, मित्रता, प्रेम। अगर मैत्री किसी से हम दोस्ती करते हैं, ये सब क्या है? ये दोस्ती का जो भाव होता है, फ्रेंडशिप जो होता है, ये क्या होता है? स्थान नहीं, एक अनुभव करते हैं हम लोग, जो एक फील करते हैं, ये जो हम मैत्री की हैं, ये सब इससे स्थान नहीं घेरता। प्रेम, अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम स्थान नहीं घेरता है। स्नेह, घृणा, विचार, चिंतन, अच्छी आदतें, स्वाद, गंध, शीत, ठंड इत्यादि विज्ञान की दृष्टिकोण से ये सब पदार्थ क्या है? नहीं है। पदार्थ से बनी चीज़ें, देखिए, पदार्थ से बनी चीज़ें को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ये चीज़ जान लिए। लकड़ी से, जब मान लीजिए लकड़ी से बनी क्या है? लकड़ी से कुर्सी, बेंच, डेस्क, टेबुल, पलंग, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ हम डॉट देते जाते हैं, कलम का निशान देखते होंगे, चौकी, खाट, किवाड़, बंद संदूक आदि वस्तुएं बनती हैं। ये सब क्या है? ये पदार्थ नहीं है। चलिए अब इनको ये क्या है? ये पदार्थ की बनी वस्तुएं हैं। ये क्या है? पदार्थ की बनी वस्तुएं हैं। चलिए अब आगे की और देखते हैं। अब चलिए अगला चैप्टर में हम देखते हैं क्या है। अब चलिए चलते हैं दूसरा पेज की ओर। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते होंगे, भारत के प्राचीन दर्शकों के अनुसार भी पदार्थ मूल 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से बनी है। आदि कवियों ने भी कहा है। क्षति
क्षिति यानी मतलब पृथ्वी, क्षिति जल पावक, पावक गगन समीरा, यानी कहने का मतलब है पृथ्वी, अग्नि, गगन, समीरा, यानी पांच तत्व। यह क्या है? पांच तत्व। यह अधम असीरा, ये क्या है? पांच तत्व या अधम असीरा, ये सभी क्या है? ये पांच चीजों से सभी पदार्थ मिल करके बना है। इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या है? बनी है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, या विभिन्न पदार्थों की अलग अलग पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इसी पांच तत्व से मिलकर के पदार्थ बनी होती है। कोई पेड़ पौधा अगर होता है जो हमें पृथ्वी की जरूरी पड़ती है, जो मिट्टी होता है पृथ्वी में, और पावक यानी जल, जल की जरूरी होती है, उसके बाद अग्नि की जरूरी होती है, आकाश की जरूरी होती है, और समीरा वायु की भी जरूरी होती है। ये सब क्या है? ये इस चीज़ों का जरूरी होता है। यही इसी से कहा गया है क्षिति, क्षिति जल गगन समीरा, पांच तत्व यह अधम असीरा। इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या हैं? बनी हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव। विभिन्न पदार्थों की अलग अलग पहचान उनके गुण के आधार पर की जाती है। इसलिए पदार्थों का के वर्गीकरण के मूल आधार गुण है। पदार्थ यहाँ देखिए, यहाँ हेडिंग देखिए, इस हेडिंग में पढ़िए। पदार्थ में, यहाँ देखिए, पदार्थ में मूल रूप से दो तरह के गुण पाए जाते हैं, बाह्य गुण, बाह्य गुण यहाँ लिखा हुआ है, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। देखिए पदार्थ में हम इस चैप्टर में जो है, हम बाहरी गुण के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे आंतरिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, पदार्थ वे गुण जो हमारी नगन आँखों से, देखिए पदार्थ के वे गुण जो हमारी नगन आँखों से या वह ज्ञान इंद्रियों से देख या परखने से, छूने से स्पष्ट हो जाए, वह गुण कहलाते हैं। वह गुण, अब देखिए ऐसे समझिए, वह गुण जो हम आँखों द्वारा हम देख लेते हैं और जिसको अनुभव कर लेते हैं, उसको वह गुण कहते हैं। चलिए, उसको वाह्य गुण को ही भौतिक गुण कहते हैं। यहाँ कोष्ट में लिखा हुआ है, अब मान ली वाह्य गुण है लिखा हुआ, और को ब्रैकेट में यहाँ क्या है? भौतिक गुण लिखा हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में क्या है? भौतिक गुण लिखा हुआ है। ये क्या है? ये सभी ये जो है वाह्य गुण को ही भौतिक गुण कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक गुण देखिए, आंतरिक गुण जो होता है दोस्तों, आंतरिक गुण जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो जिससे रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये सब आंतरिक गुण होता है। ये सब क्या है? ये आंतरिक गुण है। हम इसमें इस चैप्टर में बाहरी गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, अब एक चीज देख लेते हैं। यहाँ बाह्य गुण हम समझ गए, आंतरिक गुण को देखिए। अब देखिए, आंतरिक गुण हम समझते हैं, यहाँ आगे पढ़ते हैं। चलिए जूम कर देते हैं इनको। देखिए, आंतरिक गुण रासायनिक गुण कहलाते हैं। आंतरिक गुण को क्या कहते हैं? आंतरिक गुण जो होता है उसको रासायनिक गुण कहते हैं। ऐसे समझिए, जब हमें बाहरी चीज से कहीं चोट लगता है तो पता चलता है, और जब हमें पेट के अंदर जो दर्द होता है या कुछ होता है पेट के अंदर, उसको आंतरिक कहते हैं। वही आंतरिक गुण जिसको हम नहीं देख सकते हैं। पेट में जो दर्द होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं, या माथा में दर्द होता है उसको नहीं देखते हैं, या बाहरी गुण हम देख लेते हैं, जो माथा गर्म है ये हम पता कर लेते हैं। ये दर्द जो होता है उसको नहीं देखते हैं। ये समझिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। तो उसी को रासायनिक गुण कहते हैं। आंतरिक गुण को ही रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये दोनों का बाहरी रंग
रंग, आकृति इत्यादि समान है, इसलिए वह गुणों के आधार पर पहचान संभव नहीं होता है। इनको नमक और चीनी को का अगर एक तरह का उसका क्या कहते हैं उसका दाना रहे तो हमें पहचानने में संभव नहीं होता है। उसको बाहरी गुण से हम पहचान लेते हैं। जैसे हम ऐसे पहचान सकते हैं उनको उनको पहचान ऐसे हम सकते हैं। जो चीनी का जो होता है थोड़ा मोटा दाना होता है, अगर उसका रंग भी एक ही होता है लेकिन चीनी का मोटा होता है और नमक का थोड़ा पतला। अगर समान दाना रहे तो हमें पहचानना संभव नहीं होगा। इसलिए कह रहा है इसमें जो चीनी और नमक का आकृति क्या रहता है, समान रहता है और उसका रंग भी समान रहता है, इसलिए उसको बाहरी गुणों से हम नहीं पहचान सकते हैं। इसका व्यवहार करने अर्थात चखने पर या नमकीन या मीठा लगता है तब हम कह सकते हैं। इसका व्यवहार करने करने अर्थात चखने पर, जैसे यहाँ देखिए, इसलिए वह गुणों के आधार पर पहचानना संभव नहीं है। इसका व्यवहार करने अर्थात चखने चखने पर हमें नमकीन एवं मीठा लगता है तो तब हम कहते हैं यह नमक और नमकीन है और या मीठा है, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हमें पदार्थ के बाह्य गुण अर्थात भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है इस अध्याय में हमें यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ ये पेन का निशान जा रहा है, यहाँ लिखा है इस अध्याय में पदार्थ के बाह्य गुण अर्थात भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं अर्थात रासायनिक गुण के आधार पर अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। कह रहा है इसमें रासायनिक गुण के आधार पर हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखा हुआ हेडिंग भौतिक स्वरूप। पदार्थ के देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखा हुआ भौतिक स्वरूप में जो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित है। जो नीचे में लिखा हुआ, निम्नलिखित मतलब नीचे में लिखा हुआ, यहाँ जो है देख रहे हैं पदार्थ के कणों से बना होता, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब होता है जो पदार्थ जो है छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके हम अणु या परमाणु हम कहते हैं। चलिए इसके बारे में यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ होगा जो देख सकते हैं। प्रथम पदार्थ लकड़ी टुकड़ों की तरह सतह होते हैं। दूसरा पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। लेकिन अब प्रयोग देखिए पदार्थ के बारे में विचारधाराएं थी। पहले जो पदार्थ के बारे में यहाँ देखते होंगे, यहाँ जो हम सही का निशान लगाए हैं, पहले यानी पदार्थ के बारे में दो विचारधाराएं थी। यानी ये पहले के समय में पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते और दूसरा पदार्थ रेत, यानी दूसरा जो विचारधाराएं थे, जो दूसरा पदार्थ रेत की तरह, जो बालू देखते हैं, बालू के कण तरह कणों से मिलकर बने हैं। पहले की विचारधाराएं ये सब हैं। लेकिन अब प्रयोग द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं, ये कह रहा है ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं, हम इन्हें उच्च शक्ति और सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। कह रहा प्रत्येक वस्तु में कणों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्षा की बूंद, एक छोटी सी बूंद, अब जो प्रयोग किया है, जो वर्षा की एक छोटी सी बूंद जल में लगभग 10⁻22 कण होते हैं। यानी 10⁻22 कहने का मतलब है 1 पे 22 को 0 दीजिए तब इकाई दहाई करके देखिए कितना होता है। ये आप इसको गिन नहीं सकिएगा, इतना मतलब कण होते हैं इतना। यानी कहने का मतलब कण का मतलब या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे। इस वही लिखा हुआ यहाँ परमाणु यह अणु कहा जाता है। इनको परमाणु या अणु इस कण को कहा जाता है। तो चलिए
चलिए अब देखते हैं आगे। सभी पदार्थ परमाणुओं या अणुओं के बने होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी पदार्थ क्या होते हैं, अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रयोग, एक बीकर में आधा भाग पानी लेकर पानी के स्तर बीकर पर निशान लगा दे। कहा एक बीकर में एक अगर जग ये ले लेना है, जग जग में आधा पानी भर लेना है। जहाँ तक पानी भरे हैं वहाँ क्या कह रहा है, वहाँ निशान का मान लीजिए एक ऐसे बीकर है, यहाँ तक आप पानी भर दिए हैं यहाँ, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ यहाँ निशान हमें लगा देना है। यहाँ क्या करना है, निशान लगा देना है। अब बीकर में पानी में नमक या चीनी दे देना। इसमें क्या करना, इस बीकर में क्या करना है, नमक या पानी दे देना है। ऐसे ऐसे पानी जो नमक दीजिएगा, बहुत सारा नमक दे दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये यहाँ तक पानी आ जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा। अब कम से कम 100 ग्राम दे दीजिएगा, तो 100 ग्राम बढ़ करके मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ। तो इनको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, लकड़ी से क्या करेंगे, इनको हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जब हिलाइएगा तो जब पूरा का पूरा ये नमक जो है ये पूरा गल जाएगा, तो फिर ये जो है ये पानी यहाँ तक जो आए हैं, फिर पानी क्या हो जाएगा, यहीं जहाँ पहले पानी था वहीं आ जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है जो पानी के जगह पानी में जो होता है रिक्त स्थान होता है। इससे ये पता चलता है जो पानी में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। जो ये नमक या पानी ये चीनी का कण जो है, ये पानी के जो रिक्त स्थान है उसमें ये चला गया, इससे यही साबित होता है। तो ये अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए इस बुक में भी, चलिए आगे की चैप्टर में फिर हम आगे देखते हैं। आगे चैप्टर नहीं, आगे पेज फिर हम उल्टाते हैं इस अध्याय की आगे का पन्ना। चलिए हम देखते हैं जो हम अभी बता चुके हैं, इसमें जो बता चुके हैं यहाँ प्रयोग किया हुआ है। देखिए इसमें जो है नमक दे दिया है, ये चीनी दे रहे हैं, और चीनी को क्या किए, अच्छी तरीका से हिलाएं। यह कह रहा है चित्र 1.1 यहाँ देखिए, जब हम जल में नमक या चीनी घोलते हैं तो नमक या चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते। अब देखिए समावेशित, यही सब कई कई बच्चों ये क्या कहते हैं, यही चीज जो है समावेशित, ये जो नया नया जो भाषा है ये नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए यही सब समझाने के लिए हम ये किताब के बारे में हम ये अध्ययन करते हैं। वैसे हम बोर्ड पे पढ़ा सकते थे, जो जो हम आसान तरीका से भाषा में समझा सकते थे, लेकिन यहाँ हम जो है हम यहाँ इसलिए हम समझा रहे हैं, जो कोई कठिन भाषा होंगे उसको हम आसान समझा देंगे, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएगा। समावेशित का मतलब हुआ है समा जाना। ये क्या होते हैं, समा जाते हैं। देखिए के कण यानी पानी या कण के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये क्या है, कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। नमक या चीनी के कण पानी के छोटे कणों में टूटकर इतने छोटे हो जाते हैं, यानी नमक या चीनी के कण इतने छोटे हो जाते हैं कि वे पानी के कणों यानी कणों मतलब पानी के कणों मतलब अणुओं के मध्य रिक्त स्थानों में लुप्त हो जाते हैं। पानी के जो अणु होते हैं उसके बीच क्या होते हैं, अणु अणु के बीच जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं, उसमें जो है उसमें चला जाता है नमक या चीनी का कण। पानी के कणों के मध्य रिक्त स्थान नमक या चीनी के कण समा जाते हैं। इसी को कहते समा जाते हैं कि मतलब होता है समावेशित समावेशित हो जाना, लुप्त हो जाते हैं। और समा जाने के कारण पानी के स्तर में कोई पानी के जो स्तर होता है, पानी का स्तर जो होता है, जितना स्तर मतलब पानी जितना था पहले उतना ही पानी आ जाता है। इसका मतलब है पानी के स्तर में क्या हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं होता है। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नमक या चीनी के कणों को देखना संभव नहीं होता है। ये कह रहा है शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा
द्वारा भी नमक कणों का या चीनी के कणों को देखना संभव नहीं होता है। अगर शक्तिशाली अगर लेंस से भी देखेंगे तो हमें नमक या चीनी के कण को देखना संभव नहीं होगा। नमक चीनी बीकर में की संपूर्ण पानी एक समान रूप से फैल घुल जाता है। कह रहा है चीनी और पानी जो है होता है बीकर का, एक समान रूप से फैल जाते हैं और घोल को जहाँ से भी निकाल कर चखा जाए समान स्वाद या नमकीन या मीठा मिलता है। अगर आप पानी में अगर चीनी घोल देते हैं तो ये अगर हम चखेंगे, अगर नमक घोल देंगे तो ये नमकीन लगेगा, या चीनी घोल देंगे तो क्या होगा, मीठा लगेगा। लेकिन कितनों सूक्ष्मदर्शी जो पदार्थ होंगे, इससे क्या होगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये नमक है, सॉरी, हाँ, ये नहीं पता चलेगा, यानी चीनी या नमक का कण पता नहीं चलेगा। चलिए अब हम पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये दूसरा नंबर में दिया हुआ भौतिक स्वरूप में पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ये देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। यहाँ देखिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कह रहा है इनका ये इतने छोटे होते हैं, इनकी कल्पना नहीं कर सकते। हम 5 बीकर लेते हैं और प्रथम बीकर में 100 मिली, चार चार बीकर में प्रत्येक में 90 मिली पानी लेते हैं और प्रथम बीकर में 100 मिली पानी रहता है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल पोटास भी कहते हैं, और के दो या 3 दाने को घोलते हैं, जिससे गहरे बैंगनी रंग का घोल प्राप्त होता है। अब चलिए हम पेन ले लेते हैं। पहले बीकर में से हम 10 मिली घोल को लेकर और दूसरे बीकर में 90 मिली पानी में मिलाते हैं, जिससे घोल का रंग बीकर के अपेक्षा थोड़ा हल्का हो जाता है। अब हम फिर दूसरे बीकर में 10 मिली घोल को लेकर तीसरे बीकर में 90 मिली में मिलाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है, अगर 4 बीकर ले लिए, एक में हम 90 मिली पानी, 100 मिली पानी वाला में जो है पोटेशियम परमैंगनेट 2-4 दाना दे देते हैं, तो ये क्या होता है, ये 100 मिली वाला में, तो ये क्या होता है, 100 मिली जो पानी है ये क्या होता है, पूरा ये कलर लाल हो जाता है। अगर हम एक दूसरा बीकर में देते हैं तो उसका भी कलर क्या होता है, लाल होता है। उससे भी थोड़ा निकाल करके तीसरा में देते हैं, थोड़ा निकाल के चौथा में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी क्या होते हैं, सभी का पानी थोड़ा थोड़ा रंग बदल जाता है। यही कह रहा है, जो ये देखिए कितना छोटा होता है, सब का पानी क्या हो गया, लाल हो गया। यही चीज चीज बताया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, सभी में पानी क्या है, मिलाया गया है। यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त प्रयोग दर्शाया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट ये 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन कर देती है। इन निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल कई अति सूक्ष्म कणों से बना है और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रयोग को पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेंटॉल की कुछ मात्रा लगभग 2 मिली लेकर किया जा सकता है। अंत तक हमें डेंटॉल की गंध मिलती रहती है। तो आप ये इससे समझ गए होंगे।
चलिए अब देखते हैं पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इनको क्या कहते हैं? अभिलक्षणिक गुण कहते हैं, यानी पदार्थ के गुण कहते हैं। जो लक्षण होता है, जो इनको क्या कहेंगे? पदार्थ की गुण कहेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ क्या होते हैं? आप रिक्त स्थान जो हम इससे पहले जो पानी का प्रयोग में हम बता चुके हैं, जो पदार्थ के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कैसे गतिशील होते हैं ये समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, हम अभी हम लोग पढ़ा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ये कणों ये पढ़े हैं हम लोग, ये जो बीच रिक्त स्थान होते हैं, जैसे पानी और चीनी का प्रयोग से पता चल गया है पदार्थ के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। दैनिक जीवन में हम नज़दीक नज़दीक लाना क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बुझी हुई अगरबत्ती इत्र के बंद शीशी का सूंघ लेने के लिए उसे नाक के नज़दीक लाना पड़ता है, लेकिन जब हम अगरबत्ती को जलाकर कमरे के कोने में रख देते हैं, इत्र की शीशी को कमरे में खोलते हैं, इसकी सुगंध पूरे कमरे फैल जाती है। ये क्या कर रहा है? इसकी सुगंध क्या होंगे? जब हम इत्र कहीं छिड़क देंगे, अगर इस शर्ट पे एक दो जगह मार लेते हैं, ये क्या होता है? सभी जगह चला जाता है। देखते होंगे शादी ब्याह में कितना आदमी क्या करता है? इत्र क्या करता है? कहीं कहीं मार लेता है। अगर जाता है 5-10 आदमी के बीच जाता है, तो किसी किसी को पता चल जाता है ये सेंट मार करके आया है। ये भी बोल देते हैं कौन सेंट मार के आया है, बहुत अच्छा सेंट है। ये आप देखते हैं। और कोई कोई ऐसा खचरा होता है जो सेंट को सूंघते सूंघते ही उसके पास चला जाता है। आप लोग देखे होंगे। अगरबत्ती जलाने से उत्पन्न गैस इत्र की शीशी खोलने पर वाष्पित इत्र के कण सभी दिशाओं में तीव्रता से गति करते हैं। सभी दिशाओं में क्या करते हैं? तीव्रता से गति करते हैं। गतिशील कण वायु के गतिमान कणों के साथ मिश्रित होते हैं और शीघ्रता से कमरे के प्रत्येक भाग में पहुंच जाते हैं। जलते हुए अगरबत्ती की धुआं इससे कण निकलता है और प्रत्येक जगह फैल जाते हैं। चलिए हम आगे फिर देखते हैं। अब देखिए मेन हेडिंग पढ़ते हैं, इसमें क्या है? यहाँ कह रहा है एक गैस की दूसरी गैस के साथ मिश्रित होना, अर्थात पेन ले लेते हैं। मिश्रित होना अर्थात दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण समझ गए? ये देखिए एक गैस दूसरी गैस के साथ मिश्रित होना, ये क्या कहते हैं? विसरण कहलाते हैं। एक गैस जो है दूसरी गैस में मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। पानी से भरा दो बीकर लेते हैं। चलिए प्रयोग करते हैं। एक बीकर में पानी के एक बूंद नीली या लाल स्याही डालते हैं और दूसरे बीकर में पानी में शहद का एक बूंद डालते हैं। अब दोनों बीकर को कुछ समय के लिए अस्थिर छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि स्याही के कण पानी के कण के साथ शीघ्र घुल मिल जाते हैं। क्या होते हैं? स्याही के कण पानी के कण के साथ शीघ्र क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं। और शहद के कण बीकर की पेंदी में बैठ जाते हैं तथा पानी में क्या करा? पानी में धीरे धीरे घुलते स्याही की अपेक्षा शहद पानी में
घुलने में अधिक समय लेता है। शहद पानी में घुलने में क्या होता है, अधिक समय लेता है। स्याही तनु यानी तनु का मतलब पतला घोल है, स्याही तनु का मतलब पतला घोल है। और शहद सांद्र यानी गाढ़ा घोल है। स्याही पानी में जल्द घुलता है और शहद देर से घुलता है। इससे सिद्ध होता है तनु घोल की विसरण गति तेज और सांद्र घोल का की विसरण गति धीमी होती है। सांद्र घोल की विसरण क्या होते हैं, गति धीमी होती है। जैसे सांद्र घोल ये क्या हो गया, शहद हो गया, इसका गति क्या हुआ, धीमी हो गया। ठोसों में विसरण मंद, द्रवों में मध्यम और गैसों में सबसे तीव्र होता है। गैसों में क्या होता है, सबसे तीव्र होता है। तीव्र मतलब तेज होता है। तीव्र का मतलब क्या हुआ, तेज होना। और ताप बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जो चावल हम क्या करते हैं, उबालते हैं तो पानी को गर्म करते हैं और चावल उसमें डालते हैं तो क्या होता है, चावल जल्दी फूल जाते हैं, उसमें विसरण हो जाता है। तो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देने पर बाद में मिटाने पर कठिनाई होती है, क्योंकि चौक के कण ब्लैक बोर्ड पर विस्तृत हो जाते हैं। क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर विस्तृत हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। दो धातुओं आपस में कसकर बांध कर कुछ वर्षों में कठिनाइयाँ होती हैं। क्या होते हैं, कुछ वर्षों में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे किसी नोट को हम टाइट कर देंगे और कुछ वर्षों बाद खोलेंगे तो क्या होता है, ये विसरण के कारण क्या होता है, एक कण दूसरे कणों में घुल मिल जाते हैं। ये ठोस विसरण का उदाहरण है। और पोटेशियम परमैंगनेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को पानी में डालने पर वह धीरे धीरे पूरे जल में विसरण हो के कारण फैलने लगता है। स्याही की बूंद पानी में डालने पर स्याही पूरे पानी में फैलने लगता है। यह सब विसरण का क्या है, उदाहरण है। जलते हुए अगरबत्ती का अथवा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, एलपीजी गैस के रिसाव का पता चलना, ये सब गैस क्या है, विसरण का उदाहरण है। अगर एलपीजी जो हम खाना बनाते हैं उसको एलपीजी गैस कहते हैं। उसको अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी जगह रिसाव होकर के बाहर निकलेगा और गैस में विसरण का उदाहरण है ये सब। प्रयोग 2, अब देखिए प्रयोग 2 क्या है, क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं। अब हम एक बीकर में गर्म पानी और दूसरे बीकर में ठंडा पानी भरकर लेते हैं तो दोनों बीकर कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट का एक एक क्रिस्टल डालते हैं और कुछ देर अस्थिर छोड़ देते हैं। हम देखते हैं क्रिस्टल पहले बीकर की तली में बैठ धीरे धीरे बैठता है। उसके बाद क्रिस्टल की ठीक ऊपर रंगीन लाइन से बन जाती हैं तो पानी में अपना रंग फैलना शुरू कर देते हैं, जिससे पानी रंगीन होने लगता है। और समय बीतने पर साथ साथ अर्थात धीरे धीरे संपूर्ण पानी रंगीन हो जाता है। इससे पता चलता है कि ठोस के रवे के कण द्रव के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में पहुंच जाते हैं, अर्थात ठोस के कण द्रव में विस्तृत हो जाते हैं और ठंडे पानी वाले बीकर की अपेक्षा गर्म पानी वाले बीकर यह क्रिया तेजी से होती है। क्या होती है, तेजी से होती है, क्योंकि उष्मा के कारण पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उष्मा के कारण पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर हम चावल दे दीजिएगा किसी पानी में, कच्चा पानी में फूलने के लिए, वही गर्म पानी में चावल देते हैं तो चावल क्या होते हैं, भात हो जाता, चावल बन जाता है, फूल जाता है जल्दी। और ठंडा पानी में क्या होता है, देर से फूलता है।
ये देख सकते हैं जाती हैं और अति शीघ्र मिश्रित हो जाती हैं। पहले क्रिस्टल के पानी में घुलकर और अपना अति सूक्ष्म कण बनाते हैं। ये कण गति होते हैं और पानी के कण की की भी गति में गति में होते हैं। क्रिस्टल के कणों की गति बीकर के ऊपर की ओर होती है। जल के कणों की गति नीचे की ओर होती है, जिससे एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। चलिए ये हम पार्ट 1 में कर देंगे और इससे जो आगे पढ़ाएंगे ये पार्ट 2 करेंगे। आलोक प्रकाशन पार्ट 2 हम कर देंगे। चलिए एक चैप्टर और इसमें पहले हम देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं पदार्थ के कण के एक दूसरे को पदार्थ के कण दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। आपस में परस्पर बांध कर रखता है। आपस में क्या करता है? परस्पर बांध कर रखता है। जैसे अगर लोहा जो है छोटे छोटे कणों के से बना है, तो ये कण क्या होते हैं? आपस में कसकर आकर्षण बल के कारण ये क्या है? मजबूत है। पदार्थ के कणों के बीच कार्यरत बल को आंतरिक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल कहते हैं, यानी अणु के बीच जो है होते हैं बल जो होते हैं, पदार्थ के अणु के बीच जो बल होते हैं उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल विभिन्न प्रकार से पदार्थों में के कणों के विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ठोस पदार्थों में सबसे मजबूत और द्रव में कम, उनसे कम, और गैसीय में पदार्थ में लगभग नगण्य होता है। गैसीय पदार्थ में क्या होता है? लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है गैसीय पदार्थ में। अब देख सकते हैं गैस जो होता है, हवा जो होता है, ये नगण्य होता है। इस कारण हम लोग बोल पाते हैं। अगर हवा का कारण बहुत क्या हो जाए, अगर आकर्षण बल बढ़ जाए हवा के कणों के बीच, तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। अब हम वर्ग के सभी बच्चों के समूह बांट देते हैं और पहला ये सब प्रयोग है, इनको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग 2 प्रयोग 3 ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे अब चलिए इसमें देखते हैं जो ये पदार्थ की अवस्थाएं लिखा हुआ है इस पेज में, 7वां पेज में। ये कह रहा है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की देखिए दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ की क्या होते हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब देखिए पदार्थ की अवस्था में बदलाव भी होता है। पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? बदलाव भी होता है। जैसे आप पानी को देखते होंगे, अगर पानी को अगर मान लीजिए ठोस यानी बर्फ ले लीजिए, मान लीजिए ये बर्फ है, ठोस ये बर्फ है, ठोस भी बर्फ है। बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या होगा? ये द्रव होगा। और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाष्प में बदलेगा। वाष्प क्या कहते हैं? गैस होता है। पदार्थ की अवस्था में चेंज भी होता है। चलिए पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में देखते हैं। यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है। अब देखिए ठोस जो होता है पदार्थ के बारे में, पदार्थ की परिभाषा तो हम समझ चुके हैं। अब पदार्थ की जो 3 अवस्था होते हैं, एक ठोस होता है, दूसरा नंबर में गैस होता है, और दूसरा ठोस होता है, दूसरा नंबर द्रव होता है, तीसरा नंबर गैस होता है। चलिए हम पेन ले लेते हैं पहले। ठोस अवस्था जो होता है दोस्तों, पदार्थ की ठोस अवस्था, चलिए ये जो होता है इनका जो आकार एवं आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए वह जितना स्थान घेरती है या छेकती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। चलिए आकार का परिभाषा ये लिखा हुआ है। वस्तु जितना स्थान घेरती है या छेकती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कितना लंबाई और कितना ऊंचाई और कितना
कितना नीचे का क्षेत्र घेरता है उसे आकार कहते हैं। चलिए, ठोस पदार्थों के कण आपस में अधिक बल से जुड़े होते हैं जिसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। तोड़ना दबाना क्या होता है? कठिन होता है, वो दबता नहीं है ठोस पदार्थ के गुण गुण को दृढ़ता कहते हैं। पदार्थ की इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। जो मजबूती होता है उसको क्या कहते हैं? दृढ़ता, यानी मजबूती को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता मतलब हुआ मजबूत। इस प्रकार पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। यहाँ पदार्थ की यानी लिखा हुआ है ठोस का परिभाषा इसी में लिखा हुआ है। देखिए, इस प्रकार जो जहाँ लिखा है उसके आगे देखिए, वह पदार्थ यानी पदार्थ है। ठोस भी क्या है? पदार्थ है, इसलिए लिखा है वह पदार्थ जिसका आकार एवं क्या है? एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या है? ठोस कहते हैं। ये चीज़ समझ गए? जैसे लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, बर्फ, ये सब क्या है? ठोस है। इसको दबाइएगा नहीं दबेगा। अब देख सकते हैं ये रबर, आप कहिएगा रबर दब जाता है, लेकिन क्या होता है? लेकिन क्या होता है? रबर अगर दबाते हैं तो फिर अपना स्थान पे क्या होता है? आ जाते हैं। ये क्या है? ठोस है। रबर भी क्या है? ठोस है। ये सब रबर ठोस है। चलिए, अब हम इतना ही, आगे की चैप्टर में आगे के अध्याय शुरू हम करेंगे। सुनै छियै? 11:15 भए गेलै। जा अरे वाह, चलिए, हाँ, सब